हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10 का बायोलॉजी विषय। और कक्षा 10 के इस बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का कौन सा भाग है? चौथा वाला भाग है। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं साइंस में, जो हमारा विज्ञान का किताब है। विज्ञान में बायोलॉजी के सेक्शन में 8वां चैप्टर हमारा है हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। हिंदी में यह है क्या? जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में हम लोग 3 वीडियो देख चुके हैं। तो 3 वीडियो में हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि आखिर जनन क्या है, जनन की आवश्यकता क्यों है। फिर दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन, जो मुख्य रूप से पौधों में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर हम लोगों ने तीसरे वीडियो में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अलैंगिक जनन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग नेक्स्ट जो है देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। वहीं से हमको क्या है कि ये स्पष्ट हो जाएगा जब हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर को देखेंगे, तो वहीं से हमको स्पष्ट हो जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आखिर आवश्यकता क्या है। जैसे एक्चुअल में आपकी किताब में हेडिंग है कि लैंगिक जनन क्यों, तो लैंगिक जनन क्यों ना देखकर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर को देखते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। हेडिंग डाल लीजिएगा लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में अंतर। ठीक है, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम देखेंगे, इसमें अंतर देखेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर। एक टेबल के रूप में हम लोग समझते हैं इसको। एक टेबल बना लीजिएगा, टेबल बना करके हम इसको समझते हैं अलग अलग। ठीक, टेबल बना लेते हैं अलग अलग। हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग, तो अलग अलग हम लोग समझते हैं इसको टेबल बना करके। ठीक, देखिए ऐसे आप एक टेबल बना लीजिए। एक तरफ आप लिख लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरी तरफ आप लोग लिख लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ये चीजें हैं। तो ये क्या है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग हम लोग देखेंगे इसमें कि है क्या। यहीं से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल है। कैसा है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल यानी कि एक पैतृक है, एक पैतृक है। ठीक, और ये क्या है आपका बाई पैरेंटल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? बाई पैरेंटल होता है, बाई पैरेंटल होता है, यानी कि द्विपत्रिक होता है, द्विपैतृक। ठीक है,
तो यह एक पैतृक है और ये क्या है, द्विपैतृक है, द्विपैतृक। ये क्या होता है, यूनिपेरेंटल एंड बाइपेरेंटल, एक पैतृक और द्विपैतृक। यहाँ पर रिप्रोडक्शन में यानी कि संतति के निर्माण में, जो संतति का जन्म होगा, जो बच्चे का जन्म होगा, बच्चा तो मान लीजिए ह्यूमन के क्या एनिमल के केस में हम लोग बोल रहे हैं, जो छोटे ऑर्गेनिज्म है तो हम लोग संतति बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग इंग्लिश में। जो संतति का निर्माण होगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पैतृक यूनिपेरेंटल होगा, एक ही पेरेंट होंगे, एक ही पेरेंट, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा संतति का निर्माण होगा। जैसे हमने अमीबा में देखा था कि यह अकेले अमीबा है और इसी अमीबा में क्या हो रहा है, इसी अमीबा में संकुचन हो रहा है। इसी अमीबा में क्या है कि संकुचन, क्योंकि फिगर हम ऐसे बनाए थे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे हम बनाए थे फिगर। तो इसी एक ही अमीबा में संकुचन हो रहा है, तो संकुचन हो करके ये क्या कर रहा है कि नए अमीबा का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर संकुचित हो करके दो अमीबा यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ये दोनों सट जाएंगे और सटने के बाद ये एक अमीबा यहाँ और एक अमीबा ऐसे टूट करके इस संतति का निर्माण हो गया। दो संतति बन गए, किससे बने, एक से बने, एक से दो संतति बन गए। ठीक, इसी को चीज को कहा जा रहा है यूनिपेरेंटल है। और ये कह रहा बाइपेरेंटल, द्विपैतृक है। इसमें क्या होगा, इसमें द्विपैतृक का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म यहाँ और एक ऑर्गेनिज्म यहाँ, दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दोनों से क्या होगा, मेल गैमेट एक से निकलेगा, एक से फीमेल गैमेट, एक मेल होगा इसमें और एक इसमें क्या होगा, एक इसमें फीमेल होगा। ठीक है, और मेल फीमेल के मिलने से संतति का निर्माण होगा, मेल फीमेल के मिलने से संतति का निर्माण होगा। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसमें दो पेरेंट भाग लिए, इसलिए इसे बाइपेरेंटल कह रहे हैं। और इसमें एक ही पेरेंट से निर्माण हुआ संतति का, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल कह रहे हैं। ठीक है, तो पहला अंतर स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को। दूसरा अंतर देखिए, दूसरा अंतर क्या है इनमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा अंतर क्या है। दूसरा अंतर है कि यूनिक एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्लोनिंग। क्या होता है, क्लोनिंग होता है। यहाँ पर क्लोनिंग होता है और इसमें क्लोनिंग नहीं होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग नहीं होता है। ठीक है, क्लोनिंग नहीं होता है। ठीक, क्लोनिंग क्या है इसको समझिए। क्लोनिंग का मतलब क्या है कि जो संतति बना है वह संतति क्या हो, जेनेटिकली और आइडेंटिकली दोनों तरह से वह अपने ही पैतृक पीढ़ी के समान हो। ठीक है, जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से। ठीक है, आनुवांशिक रूप से अंदर से जो उसके जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए, आरएनए जो उसका है वह सेम टू सेम हो। और आइडेंटिकली का मतलब क्या होता है कि पहचानना। क्या है क्लोनिंग का मतलब, क्या हो गया कि लिख लीजिएगा आप लोग समझने के लिए। क्लोनिंग का मतलब जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली, जेनेटिकली एंड आइडेंटिकली दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, जेनेटिकली और आइडेंटिकली क्या हो, जब संतति क्या हो, सेम हो, जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम होगा तो उसे कहेंगे क्लोनिंग। जेनेटिकली का मतलब कि जब जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए है, आरएनए है, यह जो पिता में था वही बच्चे में होगा। और आइडेंटिकली का मतलब आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि पहचानना, पहचानने की, यानी कि जो हूबहू जो चेहरा, जो बनावट, जो स्ट्रक्चर आपका, जो बॉडी का जो आपका रूप रेखा है वह पिता का होगा, यानी पैतृक पीढ़ी का होगा, वही उसके संतति का होगा, हूबहू एकदम होगा।
उसी को कहते हैं आइडेंटिकल कहते हैं, ठीक है, एकदम देखने में सेम टू सेम, ठीक है। और जेनेटिकली क्या होगा कि अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होगी सेम, उसे कहते हैं क्लोनिंग। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर दो सेक्स भाग लेते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। तो फीमेल से कुछ अलग जेनेटिक मटेरियल, मेल से कुछ अलग जेनेटिक मटेरियल आएगा। तो बच्चा जो है, बच्चे में कुछ अलग ही प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ बनेगा ना, कुछ लक्षण पिता के कुछ लक्षण माता के हो सकते हैं उसमें। तो इसलिए बच्चा क्या होगा, भिन्नता लिए हुए होगा, ना अपने पिता के तरह होगा ना माता के तरह होगा, ये भिन्नता लिए हुए होगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसमें क्लोनिंग नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट नहीं बनता है। तीसरा, इसमें गैमेट्स हिंदी में क्या है, युग्मक। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें जो है मेल, इसमें जो है कि मेल और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग बनते हैं, अलग अलग बनते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये सेक्सुअल में युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा। भाई युग्मक का निर्माण क्यों हुआ, क्यों युग्मक का निर्माण हो? जब एक ही पेरेंट भाग ले रहा है, कहीं पर निषेचन की क्रिया की आवश्यकता नहीं है, तो जब निषेचन नहीं हो रहा है तो क्यों युग्मक का निर्माण होगा? ठीक है। कभी कभार एनसीईआरटी में दे रखा है, थोड़ा सा क्लास 12 के एनसीईआरटी में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रक्रिया में युग्मक का निर्माण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअल में तो नहीं ही होता है, आप मान के चलिएगा कि नहीं ही होता है। हो सकता है कि मतलब क्या होता है, जिस बॉडी के द्वारा, जिस स्ट्रक्चर के, तो कभी कभार एक आध दो केस ऐसे हैं कि जिसमें युग्मक के तरह संरचना का निर्माण हो जाता है। पेरेंट बॉडी से जो स्ट्रक्चर निकलता है आप स्प्रिंग को बनाने के लिए, उसकी संरचना कुछ युग्मक के तरह होती है। इसलिए कभी एनसीईआरटी में कह दिया है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसों में क्या है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें अलग अलग मेल से मेल गैमेट, मेल युग्मक, और फीमेल से क्या है, मादा युग्मक अलग अलग बनते हैं। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट है पॉइंट चौथा वाला, इसमें दैहिक कोशिका जैसे गैमेट्स का क्यों नहीं बनेगा? गैमेट्स क्या है? गैमेट्स यूनिट है ना, जन्म की क्या है, इकाई है। जनन की इकाई क्या है? गैमेट्स ही है ना। लेकिन इसमें क्या है, गैमेट्स नहीं बनेगा, तो आखिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा क्या? दैहिक कोशिका, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोमैटिक सेल, दैहिक कोशिका जनन इकाई, दैहिक कोशिका जनन इकाई का कार्य करती है, जनन इकाई का कार्य करती है। ठीक है।
दैहिक कोशिका ही जनन इकाई का कार्य करती है। दैहिक कोशिका का मतलब समझ रहे हैं, देह, जिसे भोजपुरी में क्या कहते हैं हम लोग, देह ही कहते हैं, हाँ, बॉडी, ठीक। तो वही जो दैहिक कोशिका है, शुद्ध हिंदी है क्या है, दैहिक कोशिका, ठीक है। तो वह दैहिक मतलब इसी शरीर का, इसी देह का जो कोशिका है वही जनन इकाई का कार्य करती है। जैसे अभी अमीबा में दिखाया ना हमने आपको कि अमीबा जो है टूट करके 2 अमीबा में बदल गया, तो उसका शरीर, उसका देह ने टूट करके 2 अमीबा बनाया। तो वह दैहिक कोशिका, जिसे अंग्रेजी में सोमैटिक सेल कहते हैं, जनन इकाई का कार्य करती है। यानी कि इकाई का मतलब यूनिट का, उसी के द्वारा जनन हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन कोशिका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनन कोशिका, जनन कोशिका अंग्रेजी में जिसे कहते हैं जर्म सेल, जर्म सेल, जर्म सेल जनन इकाई का कार्य करती हैं। जनन इकाई का कार्य करती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, जर्म सेल बनती है। क्या जर्म सेल का मतलब क्या हो गया आपका, जनन कोशिका। ये जनन कोशिका जो है यह जनन इकाई का कार्य करती है। तो जर्म सेल कौन है, यह जर्म सेल वही है, स्पर्म एंड ओवा। क्या है, स्पर्म है और कौन है, ओवा है। स्पर्म और ओवा यही सब क्या है, जर्म सेल है। ये किसका काम करते हैं, जनन इकाई का काम करते हैं, ठीक। सॉरी, ये तो गैमेट्स है, जर्म सेल आपको बताया जाएगा अभी जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पढ़ाएंगे हम। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में बताएंगे हम आप लोगों को ग्राफियन फोलिकल्स, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स सेल, ठीक है, ग्राफियन फोलिकल सेल, इसके विषय में बताएंगे। वह जनन कोशिका होती है और यहाँ पर शरीर से ही बनता है। 5 सॉरी यहाँ पर 4 लिखिए। 5वां क्या है, 5वां प्रकार भी इसी में देख लेते हैं, दिखाई दे ही रहा होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, हाँ चलिए दिखाई देगा आप लोगों को। 5वां क्या है कि इसमें जो है क्रोमोजोम्स जो होता है, क्रोमोजोम यानी हिंदी में जिसे कहते हैं, लिख दे रहे हैं, हिंदी लिख दे रहे हैं, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। यह गुणसूत्र क्या होता है, द्विसूत्री रहता है। गुणसूत्र संपूर्ण प्रक्रिया में, संपूर्ण प्रक्रिया में, संपूर्ण प्रक्रिया में द्विसूत्री, अंग्रेजी में डिप्लोयड, डिप्लोयड रहता है, ठीक है, या डिप्लोयड रहता है, ठीक। तो पूरी प्रक्रिया में क्या रहता है, डिप्लोयड रहता है गुणसूत्र। यानी कि डिप्लोयड का मतलब क्या होता है कि 2 इसमें जो सूत्र हैं, 2 सूत्र पाए जाते हैं डीएनए में, दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। परंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो जनन कोशिका है, जर्म सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस की प्रक्रिया होगी और मियोसिस की प्रक्रिया से हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे, ठीक है। क्या जर्म सेल में, जर्म सेल में मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा, मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड एक सूत्री जिसे कहते हैं, एक सूत्री गैमेट्स
युग्मक युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, क्या है ये समझ लीजिए। गुणसूत्र इसमें कह रहा है कि संपूर्ण प्रक्रिया में द्विसूत्री ही बने रहते हैं। डिप्लॉयड जैसे पहले थे ऐसे ही संपूर्ण प्रक्रिया में बने रहते हैं। जैसे पेरेंट है ना, अमीबा था, पेरेंट है, अगर उसमें डिप्लॉयड है गुणसूत्र, जैसे उसमें तो सर्कुलर पाया जाता है, ठीक है, तो चूंकि जो अगर एक पेरेंट में डिप्लॉयड गुणसूत्र है तो जो गुणसूत्र है वही संपूर्ण प्रक्रिया में ऐसे बना रहेगा, उसमें कोई विभाजन नहीं होगा। भैया हो क्या रहा है, यह न्यूक्लियस जो है, यह न्यूक्लियस न टूट करके दो भागों में बट रहा है। न्यूक्लियस टूट करके दो भागों में बट करके दो संतति का निर्माण कर रहा है। न्यूक्लियस में उपस्थित होता है गुणसूत्र, इस केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है, तो केंद्रक से गुणसूत्र नहीं टूट रहा है, तो यह तो जो गुणसूत्र की जो क्वांटिटी इस एक केंद्रक में होगी, जो स्ट्रक्चर इसमें होगा वही स्ट्रक्चर इसमें भी होगा, वही स्ट्रक्चर इसमें भी होगा। इसलिए थ्रू आउट द प्रोसेस ये क्या होते हैं, डिप्लॉयड ही बने रहते हैं। परंतु जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो जर्म सेल है आपका, उस जर्म सेल में क्या होगा, उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद जो है आपका गैमेट्स जो है वह हैप्लॉयड गैमेट्स बनेंगे। यानी कि जो 2n है आपका जर्म सेल, उस 2n जर्म सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद गैमेट्स n और गैमेट्स n ऐसे ऐसे अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जर्म सेल में मियोसिस की प्रक्रिया होगी, और मियोसिस की प्रक्रिया के बाद इसमें क्या होगा, हैप्लॉयड गैमेट्स का निर्माण होगा। ठीक, अब ये दोनों हैप्लॉयड गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके निषेचन, फ्यूज करने का मतलब निषेचन करेंगे, निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटाए हम, इसको मिटाए, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 5 पॉइंट हो गया है, छठा पॉइंट हम लोगों को देखते हैं इसमें। छठा पॉइंट देखते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। इसमें जो है निषेचन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निषेचन की प्रक्रिया होती है, और निषेचन के द्वारा बनता क्या है, इसमें निषेचन, जड़ नहीं, निषेचन, इसमें निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण, जाइगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है भाई। ठीक, तो निषेचन इसमें होता है नहीं भाई। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब दो विपरीत सेक्सेस जब आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब फाड़ के एक दूसरे के अंदर घुसना, उसी को फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन। ठीक है,
तो ये क्या है, इसमें होता ही नहीं है। फाड़ के कैसे घुसेगा, जब अपन ये टूट करके बना रहा है तो फाड़ के कैसे घुसेगा दूसरे में, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसमें क्या होता है कि दो विपरीत सेक्सेस होते हैं। एक स्पर्म है आपका, मान लीजिए कोवा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसकी दीवार बहुत जो है रिजिड होती है, इसकी दीवार रिजिड होती है। तो यह स्पर्म जो है इसको क्या करता है, इसको फाड़ करके तोड़ करके इसके अंदर घुसता है। स्पर्म जो है इसको तोड़ करके ओवा के अंदर ऐसे घुसता है, यानी कि फाड़ करके अंदर घुसता है, वही फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये प्रक्रिया को बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं, और फर्टिलाइजेशन भूलेगा भी नहीं, ठीक। तो ये इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। सातवां जो काइंड है आपका, इसमें विभिन्नता नहीं आती है, इसमें विभिन्नता आती है। सातवां प्रकार है, इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता नहीं आती है, विभिन्नता नहीं आती है, यानी कि विभिन्नता वेरिएशन नहीं आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसमें विभिन्नताओं का विकास होता है। विभिन्नताओं का विकास नहीं होता है, इसमें विभिन्नता आती है, देखना, विभिन्नता आती है, ठीक है, विभिन्नता आती है। इसमें वेरिएशन होता है, इसमें वेरिएशन नहीं आता। वेरिएशन का मतलब क्या, कि जो आपका ऑफ स्प्रिंग, जो संतति, जो बच्चा, जो जन्म जो बना है, वो क्या है, भिन्न नहीं है, बिल्कुल अपने पेरेंट के समान है। बताए थे ना, जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम होता है, और इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकली सेम नहीं होता, क्लोन नहीं बनता है, इसमें भिन्नता आती है। और जब भिन्नता रहेगी तो भिन्नता को ही क्या कहते हैं, भिन्नता को अंग्रेजी में कहते हैं भिन्नता, वेरिएशन, यानी वेरिएशन अंग्रेजी में कहते हैं इसे वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि भिन्नता जो है, भिन्नता जैव विकास के लिए कच्चे माल का काम करती है। भिन्नता जैव विकास के लिए कच्चे माल का काम करती है। जैव विकास यानी कि प्राणी का विकास, यानी कि जीव का विकास, किसी भी जीव का विकास तभी होगा जब उनमें क्या होगी, सारे प्राणियों में भिन्नता पाई जाएगी, ठीक है, पीढ़ी में भिन्नता पाई जाएगी, कुछ भिन्न गुण करने की क्षमता होगी, तभी उनका विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। और यही मुख्य कारण है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी। पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आया, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भिन्नता नहीं आ रही थी। और एक समय ऐसा आता कि सभी जीव एक ही समान काम करते, तो एक ही चीज करते करते सब फिनिश हो जाते, कोई नई चीज की उत्पत्ति ही नहीं होती। जब नई चीज की उत्पत्ति नहीं होती तो होता क्या कि अगर कोई छोटी सी बीमारी आई, कोई छोटी सी परेशानी हुई, तो सभी लोगों के दिमाग में एक ही आइडिया था, तो एक ही आइडिया काम नहीं करता, तो सभी लोग खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या है, भिन्नता है। कोई भी अगर कंडीशन उत्पन्न हो जाता है क्रिटिकल, तो एक का दिमाग नहीं काम करेगा, दूसरा दूसरे तरीके से, यानी 10 लोग 10 तरह से सोचेंगे और कोई ना कोई हल, कोई ना कोई सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकल ही आएगा, और व्यक्ति उस कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करता जाएगा। इसलिए आवश्यकता पड़ी किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कहीं जीवों का जो है अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए, तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आवश्यकता पड़ी और लैंगिक जनन शुरुआत हुई। लैंगिक जनन की क्या हुई, शुरुआत हुई। तो इसमें भिन्नता आती है, इसमें भिन्नता नहीं आती है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 8वां लिख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें किसी भी जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती, जनन अंग की
जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। ये तो आप लोग देख ही चुके हैं। यह जो है किसी भी तरीके से कहीं भी टूट जाएगा और टूट करके नया ऑफस्प्रिंग में डेवलप कर जाएगा। किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है कि उसी अंग से क्या होगा, उसी जनन अंग से ही डेवलप होगा। ठीक है, कि उसी जनन अंग से डेवलप होगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, बर्ड जो था, बर्ड हमारा यहाँ भी बन जाता, बर्ड यहाँ भी बन जाता, बर्ड यहाँ भी बन जाता, बर्ड कहीं भी बन जाता। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि ये कहीं जगह बर्ड्स बन जाएगा। इसलिए किसी विशेष जनन अंग की आवश्यकता, क्योंकि जनन अंग इसमें पाया ही नहीं जाएगा। सोमैटिक सेल से हो रहा है तो जनन अंग की तो बात ही नहीं आनी चाहिए, जनन अंग की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल, इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल अलग अलग जनन अंग, अलग अलग जनन अंग की आवश्यकता होती है, अलग अलग जनन अंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये है, इसमें अलग अलग, इसमें पता ही होगा मेल का अलग जनन अंग होता है, मेल जनन अंग अलग अलग है। मेल जनन अंग में क्या है, प्राइमरी में टेस्टिस है, सेकेंडरी में और चीजें आती हैं, बताया जाएगा आपको। फीमेल में जो है आपका अलग जनन अंग होता है। अगर ह्यूमन की में बात किया जाए तो प्राइमरी ओवरी है, सेकेंडरी में भी आगे और भी है, बताया जाएगा आपको। तो मेल जनन अंग और फीमेल दोनों अलग अलग, दो मेल का अलग जनन अंग होता है, फीमेल का अलग जनन, दोनों अलग अलग जनन अंग की आवश्यकता होती है। इसमें किसी भी अलग अलग जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्या है आपका, यह जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, होती है, बहुत तेजी से चलता है। ठीक, और इसमें समय नहीं लगता, बहुत तीव्र गति से होती है, समय नहीं लगता, समय नहीं लगता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि यह धीमे होती है, यह प्रक्रिया कैसे होती है, धीमे होती है, और इसमें जो है बहुत अधिक समय लगता है, धीमे होती है, तथा इसमें बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। ठीक है, कैसे लगता है समझते होंगे आप लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है कि बॉडी का ही एक अंग टूटा और टूट करके क्या हो गया, नए जीव में डेवलप हो गया, तो इसमें ज्यादा समय लगने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यह प्रक्रिया क्या होगी कि धीमे होती है और इसमें समय अधिक लगता है। कैसे समय अधिक लगता है, क्योंकि इसमें मेल में के अंदर पहले मेल गैमेट बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट बनेगा, उसमें भी बहुत दिन लगेगा। बनने के बाद दोनों आपस में फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो धीरे धीरे डेवलप करेगा। और हर जो प्राणी है, हर प्राणी में बेबी के बर्थ करने का जो टाइम लिमिट है, टाइम पीरियड अलग अलग है। मानव में कुछ और है, गायों भैंसों में कुछ और है, कुत्ते में कुछ और है, बिल्ली में कुछ और है, सब अलग अलग समय पे, किसी में 2 महीना, किसी में 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई 12 महीने पे बच्चों को जन्म देते हैं। तो समय अधिक लगेगा इसमें, और इसमें जो है समय नहीं लगता है। ठीक है, पानी भरा और मच्छर, उसमें मच्छर क्या हुआ, बैठा, मच्छर पैदा होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, 10वां हो गया है आपका। 10वां देख लीजिए, मच्छर जो है आपके शरीर में काटा, प्लाज्मोडियम अंदर गया, प्लाज्मोडियम डेवलप करना शुरू हो गया, आपको मलेरिया हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए 10वां एक और अंदर, इसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है,
ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या है, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो भाई क्यों ऊर्जा की आवश्यकता इसमें ज्यादा नहीं होती है और इसमें क्या है कि ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रक्रिया है 9 महीने तक 8 महीने तक बच्चा जो है, मतलब ह्यूमन के केस में देखें तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है और बेबी को बर्थ कराने में जो है वह उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की लॉस होती है शरीर से। तो इसलिए ऊर्जा की आवश्यकता इसमें ज्यादा होती है, शरीर में ताकत चाहिए होता है, क्योंकि वह बच्चा भी वाली माता के शरीर से ही न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई अंग तो छोटा सा टूट करके अलग हो गया, हाइड्रा से बड टूट के अलग हुआ, नया हाइड्रा अपना डेवलप करने लगा, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वही सेल से डिवाइड करके अपना अलग हो जा रहे हैं, धीरे से डेवलप कर रहे हैं। तो ये था हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। आप लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कंप्लीटली आपको स्पष्ट हो गया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी यह भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में कुछ और चीजें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चरण और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।